हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे अपने हाफ वेव रेक्टिफायर की। उसके अंदर मैंने आपको कुछ एक बता दिया था, मतलब इस वाले ग्राफ तक अपन पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे थे। एक बार फिर से रिपीट कर देते। देखो अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था। ये अपनी प्राथमिक कुंडली थी और ये अपनी द्वितीयक कुंडली थी। ठीक है, इन दोनों के बीच फेरों का अनुपात कितना होता है? 1:n होता है। इसके ऊपर वोल्टता कितनी होती है? VI इक्वल VP साइन ओमेगा T। क्लियर था यहाँ तक? ठीक है। अब अपनी को सेकेंडरी कोयल के अंदर क्या निकालनी थी? वोल्टता निकालनी थी, जो कहाँ से आएगी? इस अन्योन्य प्रेरण के कारण इस प्राथमिक कुंडली से आएगी। ठीक है, तो इसको अपन ने यहाँ पे वोल्टता को क्या नाम दे दिया? VS दे दिया। ठीक है, किसके गुना है ये VS? N, ये जो प्राथमिक कुंडली थी VI, इसके कितने गुना है? ये N गुना है क्या? द्वितीयक कुंडली की वोल्टता। क्लियर है यहाँ तक? देखो, अब अपन ने सबसे पहले किसकी बात की थी? VI। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? VI यानी प्राथमिक कुंडली के ग्राफ की। जो क्या बनेगा? VI है ये वाला टाइम 0 से लेकर T/2 तक और T/2 से T तक, यानी कि एक आवर्तकाल के अंदर इसके अंदर निवेशी वोल्टता प्रवाहित होगी। या फिर आप लोगों को डायग्राम में वैसे ही दे रखा है कि VI किसके अंदर की वोल्टता है? निवेशी की है। और निवेशी की वोल्टता है तो वो आप कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ ऐसे बनाओगे। ठीक है, यानी कि हाफ सर्किल उसका पॉजिटिव का भी रहेगा और हाफ सर्किल उसका नेगेटिव का भी रहेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? क्यों? क्योंकि उसके अंदर AC के अंदर क्या प्रवाहित होती है? दिशा एंड परिमाण दोनों परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इसको अपन ने बनाया। इसके अंदर दिशा भी चेंज होगी, परिमाण भी चेंज होगा और इसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी? इतनी। अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले क्या होता है? इस अन्योन्य प्रेरण के कारण ये जो वोल्टता है ये यहाँ से यहाँ आ जाती है। और किस रूप में आ जाती है? NVI के रूप में। तो ठीक है, अगर भाई इसकी वोल्टता इसके पास आई है तो इसका ग्राफ भी तो ऐसे ही बनना चाहिए जैसे कि इसका बना था। ठीक है, अरे इसकी वोल्टता इसके पास आई है तो जैसे इसका ग्राफ बना था इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। तो अपन ने क्या कर दिया? वैसा ही बना दिया। पर एक छोटा सा चेंज है यहाँ पे। क्या? कि इसकी वोल्टता इसके पास आई तो थोड़ी सी कम होके आएगी वोल्टता। कम होके आएगी तो क्या कर दिया? इसकी वोल्टता का जो मान है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? इस वोल्टता से कम हो जाएगा। और ये अपन ने किसकी वोल्टता का ग्राफ बना दिया? यहाँ पे VS की वोल्टता का। क्लियर है यहाँ पे? अब अपन बात करते हैं ओनली इस हाफ सर्किल की। किसकी? ओनली इस हाफ सर्किल की। ये हाफ सर्किल कब बनता है? देखो, ये डायोड है। ठीक है, इस डायोड का ये A सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। क्लियर है? ध्यान से सुनना। इस डायोड का ये A सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और इस डायोड का ये B सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि P और N, P का पॉजिटिव सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो और N अर्धचालक किससे जुड़ा हो? नेगेटिव सिरे से। तो वो बायस कौन सा होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। अगर इसके अंदर डायोड का A सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और डायोड का B सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ेंगे तो कौन सा बायस होगा? फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। होती है कि नहीं होती है? फॉरवर्ड बायस के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप लोग धारा दिखा दो। ये लो, धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से स्टार्ट होके यूँ जाएगा। अब अगर डायोड के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो सीधी सी बात है इस लोड के अंदर भी धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? होगी। पर क्या होगी? एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी? एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित होगी। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया? ये पॉजिटिव सर्किल दिखा दिया। ठीक है, क्या? एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित होगी और जिसको अपन क्या कहेंगे? निर्गत
वोल्टता। क्यों कहेंगे? क्योंकि एक निश्चित मान की धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे? निर्गत वोल्टता। तो वोल्टता में और क्या हो जाएगी? और थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जिसको आपने एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? V0 दे दिया। बात किसकी की थी? ओनली इस पॉजिटिव वाले सर्किल की, तो येलो पॉजिटिव सर्किल बना दिया और धारा कौन सी प्राप्त हुई? निर्गत वोल्टता। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं इस नेगेटिव हाफ सर्किल की। ये नेगेटिव हाफ सर्किल कब बनता है? जब डायोड का ए सिरा बैटरी के नेगेटिव सिरे से जुड़ा हो और डायोड का बी सिरा बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो। तो कौन से बायस में हो गया? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में हो गया तो मीन्स धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो लोड पर भी धारा का प्रवाह धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो लोड पर धारा पहुंचेगी नहीं, तो इसके ऊपर वोल्टता क्या हो जाएगी? शून्य। इसके ऊपर वोल्टता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ओके जी। और उस वोल्टता को आप लोग क्या कहोगे? निर्गत वोल्टता का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसीलिए अपन ने ये वाला नेगेटिव हाफ सर्किल यहाँ पे नहीं बनाया और यहाँ पे बना दिया। अब एक चीज और देखो, ये जो पॉजिटिव हाफ सर्किल है यहाँ पे, इसके अंदर ये वोल्टता कभी तो बढ़ रही है और कभी कम हो रही है, कभी तो इसकी वोल्टता बढ़ रही है और कभी कम हो रही है। कहने का मतलब क्या है? क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो निर्गत मिला है उसमें पॉजिटिव तो है पर नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब धारा नहीं बदलेगी, अपनी धारा एक ही दिशा में बहेगी। देखो ये जो निर्गत मिला अपने को, ठीक है, इसमें अपने को ये क्या मिला? पॉजिटिव मिला। ठीक है, पॉजिटिव मिला, नेगेटिव नहीं मिला, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपने को पॉजिटिव तो मिला पर निर्गत पर नेगेटिव नहीं मिला। कहने का मतलब अपनी जो धारा है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है, एक ही दिशा में बहेगी। अगर धारा एक ही दिशा में बहती है तो अपने को क्या मिलता है? इसके ऊपर कौन सी निर्गत वोल्टता मिलेगी? डीसी की। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। धारा या दिशा या परिमाण जिसमें चेंज नहीं होते वो कौन सी धारा होती है? डीसी धारा होती है। इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? डीसी से। क्लियर है ये ग्राफ यहाँ तक? अगर किसी को कोई दिक्कत आए ग्राफ के अंदर तो पूछ सकते हो। चलो जी, अब अपन बात कर लेते हैं अपने छोटे से डेरिवेशंस की। आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS है। यहाँ पे अपन ये जो भी द्वितीय कुंडली अपन एक प्रतिरोधों का नाम दे देते, प्रतिरोधों को। ठीक है, ये द्वितीय कुंडली है, इसके अंदर ये प्रतिरोध को अपन नाम दे देते हैं। द्वितीय कुंडली के अंदर इसको नाम दे दो RS। ये जो VS जुड़ा है इसके ऊपर प्रतिरोध भी तो होगा, तो इसको क्या नाम दे दिया? RS। डायोड के ऊपर जो प्रतिरोध है उसको नाम दे दो RF, और ये अपने पास जुड़ा ही है क्या? RL। तो देखो द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध RS और डायोड का अग्र बायस की अवस्था में प्रतिरोध कितना है? फॉरवर्ड बायस की अवस्था में प्रतिरोध कितना है? RF माना, और ये RL अपने पास है ही। अब मेरे को क्या करना है? अगर अग्र बायस में है तो पक्का है धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको यहाँ पे नाम दे दो I। ये धारा का प्रवाह यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है इस पूरे सर्किट के अंदर मेरे को धारा निकालनी है, तो धारा निकालोगे तो फॉर्मूला कैसे होता है? V अपॉन कुल प्रतिरोध। धारा का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टता अपॉन कुल प्रतिरोध। इसके अंदर वोल्टता अपॉन प्रतिरोध। प्रतिरोध देखो कितने हैं इसके अंदर? RS, RF, RL। तो 3 प्रतिरोध हो गए, तो तीनों का योग कर दो और लिख दो। कैसे लिखोगे? बात किसकी कर रहे हैं? ओनली द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली के अंदर वोल्टता क्या है? VS है। VS के अंदर द्वितीय कुंडली के अंदर ही धारा निकाल रहे, तो I इक्वल क्या हो जाएगा? VS
वोल्टता देखो इसके अंदर कितनी है, एक RS, एक RF2, एक RL3, तो तीनों का कुल योग कर दे, RS RF प्लस RL, ये लो जी कर दिया। अब अपन RS प्लस RL को एक नाम दे देते हैं, क्या, RF को, ठीक है। यहाँ पे अपन ने RS प्लस RF को एक नाम दे दिया, क्या, R, तो यहाँ पे पुट कर दो, I इक्वल VS R प्लस RL। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? ठीक है जी। अब आप लोगों को पता है VS में जो वोल्टता थी वो किसके गुना होती है, ये देखो VI के गुना होती है, तो N VI लिख दो, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से, तो इसको कैसे लिख दोगे, N VI अपॉन R प्लस RL। क्लियर है? अब VI की वैल्यू भी आप लोग जानते हो क्या होती है, VP साइन ओमेगा टी, तो पुट कर दो, I इक्वल N VP अपॉन R प्लस RL और साइन ओमेगा टी। ओके जी, ठीक है। अब चूंकि N VP को अपन एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, क्या, EM। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे VP को मैंने क्या बोला था, अरे भाई VP को क्या बोला था अपन ने पीछे, प्राथमिक कुंडली की शिखर वोल्टता। क्या बोला था इसको मैंने पीछे, प्राथमिक शिखर मान की वोल्टता, ठीक है। VP को क्या बोला था मैंने यहाँ पे, शिखर मान की वोल्टता, तो EM को क्या बोल देंगे, द्वितीयक कुंडली में शिखर मान की वोल्टता। क्या बोल दोगे इसको, EM को द्वितीयक कुंडली में शिखर मान की वोल्टता। तो NVP को अपन ने एक नाम दे दिया EM, पुट कर दो, I इक्वल EM R प्लस RL साइन ओमेगा टी। कुछ नहीं किया है भाई, देखो कुल धारा निकाल ली है। धारा निकालना आप जानते हो कैसे होता है, बस इस वाली दो चीज़ों को यहाँ पे अपन ने एक नाम दे दिया R। अब VS की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या होती है, NVI होती है, यहाँ पे पुट कर दिया। VI की वैल्यू भी आप लोग जानते हो क्या होती है, यहाँ पे पुट कर दिया। अब VP होती है शिखर मान की वोल्टता, तो इसको अपन ने इस नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, NVP इक्वल EM, तो NVP की जगह EM रख दो, ठीक है। अब क्या कर दोगे, यहाँ VP जो है वो है प्राथमिक कुंडली की वोल्टता का शिखर मान, जबकि EM क्या है यहाँ पे, द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता का शिखर मान। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, चूंकि EM अपॉन R प्लस RL इक्वल क्या कर दोगे, IM। अब ये IM क्या होता है यहाँ पे, द्वितीयक कुंडली पर धारा I से डिनोट कर दिया तो पता है धारा होगी। द्वितीयक कुंडली पर धारा का शिखर मान लिख दिया, तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, I इक्वल IM साइन ओमेगा टी। भाई देखो इसके अंदर किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया 1 दे दो भाई इसको। अब अपन एक कंडीशन पढ़ते हैं, क्या, देखो जी, अब इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है अपने पास। चलो जी, अब अपने पास एक कंडीशन होती है क्या, कि 0 से T/2 तक अपने को क्या मिलता है, I इक्वल ये धारा मिलती है। ये कब मिलती है अपने को, 0 से T/2 तक।
आधे आवर्तकाल में मिलती है ना, मिलती है। तो क्या कर दोगे इसको, I इक्वल Im साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब एक चीज और देखो, T/2 से लेकर T तक कौन सी धारा मिलती है, धारा का कितना मान मिलता है अपने को, 0। अरे वो लास्ट में ग्राफ ने बनाया था क्या ऐसे एकदम, वहाँ पे बोलता मिलती ही नहीं है, तो धारा भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब बोलता ही नहीं, धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो बोलता कहाँ से होगी। तो I इक्वल 0, ये दो अपनी क्या है यहाँ पे कंडीशन है, ध्यान से सुनना। 0 से लेके T/2 तक, कहने का मतलब ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक पॉजिटिव वाला, क्लियर है। यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को कितनी धारा मिलती है, Im साइन ओमेगा टी, क्लियर है। अब देखो ये अपन ने कैसे बनाया था, V0 वाला, ठीक है चलो जी। पर यहाँ पे क्या था, 0 था, ये पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले की धारा इतनी हो गई। अब ये यहाँ से T/2 से लेकर यहाँ तक था ना ऐसे T, तो इसकी अपन ने कोई धारा डिनोट नहीं की थी, क्यों, क्योंकि धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो बोलता कहाँ से होगी, तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो गया, 0। क्लियर है यहाँ तक, चलो तो फिर क्लियर है, तो नहीं भी होए तो पूछ लेना एक बार और। आ जाओ जी, अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन से सबसे पहले धारा का औसत मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग होगी अपने धारा का औसत मान। चलो जी, बात करते हैं धारा का औसत मान किसको कहते हैं। एक आवर्तकाल के लिए, एक आवर्तकाल आप लोग जानते हो कितना होता है, एक आवर्तकाल के लिए कुल धारा ज्ञात करें, उसमें एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया जाए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक आवर्तकाल के लिए टोटल धारा निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर एक आवर्तकाल का भाग लगा दें तो प्राप्त धारा को क्या कहोगे, औसत धारा कहोगे। अब वो कैसे कहोगे, देखो आ जाओ। चलो जी, एक आवर्तकाल, डेफिनेशन ध्यान से सुनना, एक आवर्तकाल के लिए, ठीक है, कुल धारा का मान, धारा कितनी है, I है, कितने के लिए, एक आवर्तकाल के लिए। एक आवर्तकाल का मतलब 0 से लेके T, 0 से लेके T तक एक आवर्तकाल होता है। धारा कितनी हो गई, I, कुल धारा I dt अपॉन ये अपने पास क्या आई, एक आवर्तकाल के धारा आई अपने पास, ये कितनी है, 0 से लेके T तक एक आवर्तकाल होता है और उसके अंदर धारा कितनी होती है, I dt। इसके अंदर किसका भाग लगाते, एक आवर्तकाल का भाग लगा दे, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब T, क्लियर है। एक आवर्तकाल का भाग लगाते तो इसको अपन क्या बोलेंगे, धारा। अब धारा किस में निकाल रहे हैं, निर्गत मान में ही तो निकाल रहे हैं, तो इसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, I dc से, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, I बार से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, फिर से सुन लो, इसका डेफिनेशन क्या होती है, एक आवर्तकाल के लिए 0 से लेके T तक धारा का कुल मान में अगर एक आवर्तकाल का भाग लगा दिया जाए तो अपने को क्या प्राप्त होती है, औसत मान प्राप्त होता है। चलो जी, अब देखेंगे जब समय T से T/2 तक बीच में आता है, जब समय 0 से T/2 तक के बीच में या तो धारा बह रही थी या OT/2 के मध्य धारा नहीं बहती है। देखो क्या बोल रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक तो धारा बह रही थी तभी तो ये वैल्यू आई, और यहाँ से लेके यहाँ तक धारा बहना प्रवाहित होना ही बंद हो गई, इसलिए कितना आया, 0 वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे अपन, देखो I dc इक्वल, ठीक है, इस I का मान ज्ञात करेंगे।
लिमिट चेंज कर देंगे भाई इसकी अपन। क्या कर दोगे लिमिट इसकी, देखो आ जाओ जी, 1/t को बाहर निकाल लो, ये वाला। तो क्या प्राप्त हुआ, दो कंडीशन लिए ना, 0 से लेके t/2 तक, तो कर दो 0 से लेके t/2 तक। तो धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, Im sin ओमेगा t, या फिर एक बार ऐसे कर दो I dt प्लस, एक कंडीशन है अपने पास t/2 से लेकर t तक, एक आवर्तकाल पूरा करना है अपने को। तो 0 से t/2 तक आ गए, t/2 से t तक आ गए, हो गए आवर्तकाल पूरा। ये लो, अब 1/t, 0 से लेकर t/2 तक धारा का मान क्या होता है, Im sin ओमेगा t प्लस, और t/2 से लेकर t तक धारा का मान क्या होता है, 0। होता है कि नहीं होता है, होता है। अब आगे क्या कर दोगे आप लोग, आ जाओ जी, अब आगे करते हैं इसको अपन सॉल्व। चलो जी, तो क्या कर लोगे, यहाँ से Im को बाहर निकाल लो, ये लो Im/t, 0 से लेके t/2 sin ओमेगा t और dt, ये तो 0 ही हो गया ना, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। sin ओमेगा t का क्या होता है, इंटीग्रेशन cos ओमेगा t। चलो जी कर देते हैं, IDC इक्वल Im/t, और इसका कितना होगा, cos ओमेगा t, 0 से लेके t/2 तक। चलो जी, अब इसकी क्या कर देते, अब आप लोग जानते हो चूंकि ओमेगा इक्वल कितना होता है, 2π/t, पढ़ के आए होगे कहीं, या पता होगा आप लोगों को ओमेगा इक्वल कितना, 2π/t। तो चलो अब देखो, IDC इक्वल Im/t, बाद में रखेंगे रे यहाँ पे, कोश ओमेगा की जगह वैल्यू रख दे 2π/t, 2π/t, और साथ में क्या चल रहा है अपना t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये लो जी। ओके, अब आ जाओ लिमिट लगा देते हैं अपन इसकी Im। अरे ये साइन ओमेगा कोस में चेंज होगा तो माइनस में नहीं होगा क्या, इसका माइनस बाहर निकाल लो, आ जाओ लिमिट चेंज कर दो, सॉरी लिमिट कर दो, लगा दो यहाँ पे ty2 माइनस कोस 0। ओके जी, तो क्या आ जाएगा, t से t चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो -i/t, ये कितना बचा, cos पाई और cos 0। ये लो जी, इनकी सबकी वैल्यू कितनी होती है, cos पाई -1, और ये भी -1, तो कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, IDC इक्वल Im, माइनस माइनस को बाहर निकालो तो कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2Im/t। अब ओमेगा इक्वल रख दो आप लोग, क्या 2π/t, ओमेगा इक्वल जानते हो आप क्या होता है, 2π/t होता है, तो ये क्या है, 2/t है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, देखो IDC इक्वल टू Im 2π ओमेगा और ओमेगा। क्लियर है, क्या क्लियर है, अरे भाई
एक गलती कर रहे हैं अपन, माफ़ करना आप लोग। देखो कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसके साथ ओमेगा भी चलेगा भाई, क्या चलेगा, ओमेगा भी चलेगा। अब यहाँ पे अपन ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे आई, तभी मैं सोचूँ ये कहाँ से आ गया, 2IM, इसकी वैल्यू रख दो 2πT। हाँ जी, और ये क्या है T, तो क्या हो गया T से T और 2 से 2 चला गया, तो अपने पास क्या बचा, IDC इक्वल IM अपॉन पाई। ये लो जी, ये किसका मान आया अपने पास, धारा का औसत मान, याद कर लेना इसको। हाँ जी, अब करते हैं अपन, ये धारा तो अपन ने निकाली किसके अंदर, सर्किट के अंदर। अभी अपने को लोड पर भी निकालनी है। देखो क्या कर लेंगे, अब अपन बात करते हैं लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता का औसत मान, ठीक है। RL के ऊपर अगर औसत मान निकालेंगे तो उसको अपन EDC से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर EDC नाम देंगे उसको, ठीक है। तो EDC इक्वल कितना आ जाएगा आपका, IDC, इसको मल्टीप्लाई कर दो RL से, और EDC इक्वल IDC की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, IM अपॉन पाई RL, ये लो जी, ठीक है। ये अपने क्या हुआ, औसत मान निकाल लिया। अब ऐसे ही अपन सेकंड पॉइंट निकालेंगे, क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। चलो जी, इसकी भी बात कर लेते हैं, आप लोग घर से निकालोगे, इसको छोटा सा बता देती हूँ आप लोगों को। लोड पे जो भी चीज़ निकालोगे, जैसे अपन ने RL इक्वल EDC लिखा, वैसे ही अगर RL इक्वल आप वर्ग माध्य मूल मान निकालोगे तो भी उसको भी कैसे लिखोगे, E से लिखोगे, किससे, E से। तो देखो सेकंड पॉइंट है अपना वर्ग माध्य मूल मान, हटा दो इसको, समझ जाना। सेकंड मान क्या है अपना, वर्ग माध्य मूल मान किसको कहते हैं, यदि धारा का वर्ग लेकर उसका औसत मान लिया जाए, क्या, यदि धारा का वर्ग लेकर उसका औसत मान लिया जाए और अंत में वर्गमूल ले लिया जाए तो प्राप्त मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, धारा का वर्ग ले लिया जाए, ये धारा है, इसका वर्ग ले लिया जाए, ठीक है। ये धारा कब आती है, एक आवर्तकाल के बीच, क्लियर है। धारा का वर्ग ले लिया जाए, ये धारा आप लोगों को पता है कब आती है, 0 से लेके T तक, ओके, ले लिया जाए और अंत में वर्गमूल कर लिया जाए, ठीक है। अब आपको पता है एक आवर्तकाल की बात करते हो तो अपॉन में क्या आता है, T आता है, और इसका वर्गमूल ले लिया जाए, इसका वर्गमूल ले लिया जाए तो उसको आप क्या कहते हो, वर्ग माध्य मूल मान, IRMS। क्लियर है जी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख दोगे, IRMS का स्क्वायर इक्वल 0 से लेके T और I स्क्वायर अपॉन T, ओके। अब आपको क्या करोगे, देखो IRMS का होल स्क्वायर, सॉरी IRMS का स्क्वायर 1 अपॉन T, 0 से लेके T तक I स्क्वायर dt हो जाएगा, ठीक है। वही कंडीशन यूज कर दो यहाँ पे, 1 अपॉन T, 0 से लेके T/2 I स्क्वायर dt प्लस 0 से लेके T/2 से लेके
टी तक आई स्क्वायर डी टी। अब कंडीशन आप लोग जानते हो, 0 से लेके t/2 तक धारा का मान कितना होता है, आई एम साइन ओमेगा टी, पुट कर देना स्क्वायर के साथ। क्लियर है? ओके जी। इसकी वैल्यू जानते हो आप लोग कितना होता है, यहाँ पे धारा का मान कितना होता है 0, और लास्ट में इंटीग्रेशन करके आप लोग निकालोगे। लास्ट वाली मैं आप लोगों को लिख के दे देती हूँ, देख लेना, इतनी ही वैल्यू आनी चाहिए। आई आर एम एस इक्वल, या फिर आई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल आई एम स्क्वायर अपॉन 4 निकाल के और मेरे को फोटो सेंड कर देना आप लोग, ठीक है। अगर ये यहाँ तक निकल के आ जाए तो आप लोग फिर बात करना लोड आर एल पर वोल्टा का वर्ग माध्य मूल मान। लोड आर एल पर वर्ग माध्य मूल मान क्या कर दोगे, ई आर एम एस है, ई आर एम एस है। ओके, तो ई आर एम एस इक्वल लिख देना आई आर एम एस आर एल, और इसकी वैल्यू लिख देना यहाँ पे आई आर एम एस है, ना कि आई स्क्वायर, आई आर एम एस का स्क्वायर है, ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू लिख देना और यहाँ पे लिख के मेरे को पूरा सेंड करोगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।